नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज किस्सा गोई में हम जिनकी बात करेंगे वो केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी सूरज का दर्जा रखते थे। आज बात उनकी जिन्होंने कहा कि मर्त्य मानव के विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। आज बात उनकी जिन्होंने कहा कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। ठीक समझा आपने। आज हम बात कर रहे हैं शब्दों के सूरज यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर मतलब वो कवि जिसने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा। दिनकर मतलब वो कवि जिन्होंने कहा कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जिन्होंने लिखा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। या फिर वो जिन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर की आवाज देश की आवाज थी। आजादी से पहले आंदोलन का सुर हो या फिर आजादी के बाद निर्माण का गान, दिनकर ने जब भी कलम उठाई सिंहासन हिल उठा। दिनकर राष्ट्र कवि तो हैं ही, अपनी प्रखर लेखनी की वजह से उन्हें युग कवि का गौरव भी हासिल है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के तत्कालीन मुंगेर और अब बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। सिमरिया के किसान रवि सिंह और उनकी पत्नी मनरूप देवी रामधारी सिंह के माता पिता थे। अभी बालक रामधारी की उम्र महज 2 साल थी कि उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता रवि सिंह इस दुनिया को छोड़ चले, लेकिन अभावों को झेलते हुए भी उनकी विधवा माता पिता ने अपने परिवार का पालन किया। 1952 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध कृति रश्मि रथी की ये पंक्तियां उन पर सटीक बैठती हैं। उन्होंने लिखा था कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना बना धार पर बहती हुई पिटारी। बालक रामधारी का बचपन और कैशोर्य देहातों में बीता। गांव में दूर तक फैली हरियाली, खेत, बांसों के झुरमुट, आम के बगीचे आज भी ये बताते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा उन्हें कहां से मिली थी। प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद बोरो गांव के राष्ट्रीय मिडिल स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। अभावों के बीच भी बालक रामधारी सिंह का हौसला कभी कमजोर नहीं हुआ। उन्हीं की लिखी पंक्ति है कि कंकरियां जिनकी सेज सुधर छाया, देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। हाई स्कूल की शिक्षा मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। जब वो मोकामा हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे। छात्रावास की फीस नहीं भर पाने की वजह से वो स्कूल में ठहर नहीं सकते थे। इसी बीच रामधारी सिंह विवाह के बंधन में बंध गए और एक पुत्र के पिता भी बने। 1928 में मैट्रिक के बाद रामधारी सिंह ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बीए ऑनर्स किया। पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स करने के बाद अगले ही साल वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर बहाल हो गए। लेकिन गुलामी की बेड़ियां सदा युवा रामधारी सिंह के मन में खटकती रही। 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया और लगातार 9 साल तक इसी पद पर बने रहे। उनका ज्यादातर वक्त बिहार के देहातों में काम करते हुए बीता और अभाव और संघर्ष को उन्होंने बचपन से ही करीब से देखा और यही बात उनके मन में कहीं धर कर गई, बस गई और कलम के जरिए वो बयान करने लगे, अपने शब्दों के जरिए उसे जाहिर करने लगे। इस बीच 1947 में देश आजाद हो गया। दिनकर के कलम ने भी तेवर बदले। स्वाधीनता से पहले दिनकर एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो आजादी मिलने के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। उन्होंने कहा कि अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो दिल्ली आ गए। दिनकर कुल 12 वर्षों तक संसद के सदस्य रहे। उन्हें सन 1964 से लेकर 65 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया और अगले ही साल भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक हिंदी सलाहकार नियुक्त किया। राष्ट्र कवि के काव्य में एक तरफ ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार नजर आती थी, तो दूसरी तरफ
और भी तमाम चीजें थी जो उनकी कविताओं में झांक रही थीं। राष्ट्र कवि के काव्य में एक तरफ ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार नजर आती थी तो दूसरी तरफ कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी होती थी। महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान हासिल हुआ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं। पद्य के बाद गद्य में भी दिनकर को कामयाबी मिली। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने लिखा है कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है। राष्ट्र कवि दिनकर के समकालीन और उनके बाद के साहित्यकारों में ऐसा कोई नहीं जो राष्ट्र कवि का मुरीद ना हो। बड़े बड़े साहित्यकारों ने दिनकर के बारे में कहा कि उनसे बेहतर हिंदी का बेटा, उनसे बेहतर हिंदी का सेवक और कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि दिनकर अपने युग के सचमुच सूर्य थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा था कि तू कालो दधि का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तुंग केतु, बापू तू मर्त्य अमर्त्य स्वर्ग, पृथ्वी भू नभ का महासेतु। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश के नायक हो गए, तब रामधारी सिंह दिनकर ने उन पर एक कविता लिखी थी। उन्होंने लिखा कि झंझा सोई तूफान रुका प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। सेनानी करो प्रयाण अभय भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत तमाके बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। 24 अप्रैल 1973 को तिरुपति में श्रोताओं को रश्मि रथी के 3रे सर्ग से श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कराते हुए ये स्वर भी शब्दों के विशाल नभ में तिरोहित हो गया। बाल कवि वैरागी की कविता वंशज का वक्तव्य राष्ट्र कवि दिनकर को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने लिखा, क्या कहा कि दिनकर डूब गया दक्षिण के दूर दिशांचल में, क्या कहा कि गंगा समा गई रामेश्वर के तीर्थ जल में, क्या कहा कि नगपति नमित हुआ तिरुपति के घने पहाड़ों पर, क्या कहा कि उत्तर ठिठक गया दक्षिण के ढोल नगाड़ों पर। तो आज के लिए बस किस्सा गोई में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। अगली बार मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।